नमस्कार, मैं बालकृष्ण और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज हेडलाइंस। आज हम बिहार के राजनीति पर चर्चा करने वाले हैं और मेरे साथ हैं एमके सिंह जी, जो पेशे से एक टीचर हैं और इनका भी पॉलिटिकली इंटरेस्ट रहता है। काफ़ी कुछ उतार चढ़ाव इन्होंने अपने जीवन में देखा है और वर्तमान जो राजनीतिक हालात है, उस पे भी इनकी पैनी नज़र रहती है। आज हम इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आपका इस सेशन में स्वागत है। धन्यवाद। क्या कहेंगे सर, बिहार में दावे हो रहे हैं, बीजेपी, जेडीयू कह रही है कि हम 200 प्लस जाएंगे। इधर आरजेडी और इंडिया जो गठबंधन है, वो भी दावे कर रही है। हालांकि तेजस्वी यादव को इस बार शिकस्त मिली है, बहुत अच्छी संख्या उन्हें नहीं मिल पाई। क्या होगा बिहार में 2025? आप क्या सोचते हैं 2025 में कौन, किसके सरताज होगा? जहाँ तक मैं देखा हूँ पिछले 15-20 सालों से 2005 से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, चाहे आरजेडी के साथ रहे हों, चाहे बीजेपी के साथ रहे हों। बिहार में 3 मेजर पॉलिटिकल पार्टियां हैं, बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी, और 3 में से 2 जिधर रहता है उनका जीत हो जाता है। कुछ इस तरीके का एक सोशल एक फ्रेम बना हुआ है, वोट बैंक एक बना हुआ है। लालू यादव का अपना वोट बैंक है, नीतीश कुमार का अपना वोट बैंक है, बीजेपी का अपना वोट बैंक है, और सब एक डिस्ट्रीब्यूशन है, तो जो मिलते हैं उनकी जीत हो जाती है। लेकिन इस बार थोड़ा बदला हुआ स्वरूप है। वो बदलाव का 2 कारण मुझे दिखाई पड़ता है। एक टेक्नोलॉजी का बहुत एक बोलबाला हो गया है। गांव-गांव में आप देखेंगे हर इंसान के पास इंटरनेट है, और वो सोशल मीडिया पे जुड़ा हुआ, खबरें बहुत तेजी से स्प्रेड होती है, आइडिया स्प्रेड होता है। सब लोग एक दूसरे का जो बहुत एक हिडन, सभी पॉलिटिशियंस जनरली मास्क लगा के रहते हैं, उनका अनमास्किंग बहुत हुआ है। आप देखे होंगे तो पिछले 5 साल 10 साल में पॉलिटिशियन का उतना रिस्पेक्ट अब नहीं रहा जितना पहले रहता था। पहले नेताजी विधायक जी आते थे, अब मोस्टली विधायक जी या एमपी साहब या बहुत सारे लोगों को लोग नीची निगाह से ही देखते हैं कि वो पावरफुल है, हेलीकॉप्टर है, पैसे हैं, सब है, पर उनको अब ज़्यादा उनके कैरेक्टर का सम्मान नहीं, जैसा एक अब्दुल कलाम को सम्मान मिलता है, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी को सम्मान मिलता था, मतलब विधायक जी और सांसद महोदय नहीं रह गए। नहीं रह अब गए। सिंपल विधायक और हमारे एमपी हैं हाँ, बस। वो पावरफुल है, जैसे पावरफुल। बिजनेसमैन पावरफुल होता है पर इज्जत कोई नहीं देता है। ये भी लोगों को ये लग रहा है कि हमारे बदौलत पे हैं, हमने चुना हाँ, है, तो इसलिए हमसे नीचे हैं। ये समझ में आ गया ये लोगों चीज एक तो स्प्रेड हुआ है टेक्नोलॉजी की वजह से। दूसरा, बिहार में आजकल बहुत सारे लोगों में से एक बहुत महत्वपूर्ण आदमी है, जिसका नाम है प्रशांत किशोर। वो को। पद यात्रा कर रहे हैं, पॉलिटिकल एडवाइजर भी रहे हैं बहुत लोगों के, और उनका थोड़ा पॉलिटिकल जो एक एक्सपीरियंस है वो खूब हाई है। अब वो भी चुनाव लड़ने को कह रहे हैं इस बार। वो कितना सीट लाएंगे उसमें मुझे कुछ नहीं पता। चमत्कारिक भी बहुत हाई भी ला सकते हैं, या फिर जीरो भी हो सकता है। बहुत बार ऐसे लोगों ने ट्राई किया है। पर मुझे लगता है कि उनके आने से एक बदलाव ये होगा कि पॉलिटिकल जो इंफॉर्मेशंस हैं, जो पॉलिटिशियंस चाहते हैं कि लोगों तक पता ना चले, शायद प्रशांत किशोर गांव घूम घूम के बहुत लोगों को एजुकेट कर देंगे। गांव ही नहीं घूमते हैं, वो यूट्यूब पे भी रहते हैं, हर कोई सुन रहा है, तरह तरह का डेटा। उनका 100-150 लोगों का टीम है, 150 लोगों की टीम और एनालिस्ट हैं। वैसे तो हम लोग जिस प्रदेश में रहते हैं, पढ़े लिखे लोगों का ज्यादा इज्जत नहीं है, धनवानों का ज्यादा इज्जत है, पावरफुल लोगों का ज्यादा इज्जत है। लेकिन हर धनवान हो या पावरफुल हो, उसको विद्यावान लोगों का संगत करना पड़ता है। बीमार ही पड़ेंगे तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, बच्चे को पढ़ाना है तो टीचर के पास जाना पड़ेगा, मकान बनवाना है तो इंजीनियर के पास जाना पड़ेगा। पर इधर विद्या का ज्यादा वैल्यू नहीं है। पर जो एनालिस्ट होते हैं, जिनका एक प्रोफाइल है 2 लाख महीने का, 5 लाख महीने का, जो बड़े बड़े कॉलेजेज आईआईटी से आईआईएम से पढ़े हुए, उनको सब कुछ समझ में आता है, गणित भी आता है और डेटा एनालिसिस भी आता है। प्रशांत किशोर के पास 100-150 लोगों का टीम है, शायद ऐसा टीम किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास नहीं। वो जो प्रशांत किशोर जो आंकड़ा बताते रहते हैं कि ऐसा है देश में, तो क्रेडिट डेबिट रेशियो क्या है, तो बिहार की गरीबी का क्या कारण है, तो बिहार में उन्होंने कहा कि भाई 50-60 साल से ऊपर की लेडीज तो सब झुक के चलती है, उनका आयरन का कमी है, हीमोग्लोबिन, बहुत तरह का है, सब रिसर्च जो उनका है वो उनका खुद का नहीं है। वो भी बहुत स्ट्रांग साइंस बैकग्राउंड के आदमी नहीं है, लेकिन उनका जो टीम है, तो एक तरीके से वरदान भी हुआ अपने एक जो लोकतंत्र का जो एक कॉन्सेप्ट है, उस लोकतंत्र में लोगों के पास ज्ञान ही नहीं, उनके वोट का क्या महत्व है। वो टैक्स कंट्रीब्यूट कर रहा है, पैसा सब कुछ आ रहा है, और उनको उल्टा लगता है कि सरकार मुझे पैसा दे रही है। सरकार उन्हीं से पैसा लेके उनको रीडिस्ट्रीब्यूट करती है, उनको पता भी नहीं था। तो मुझे लगता है कि प्रशांत किशोर अगर हर गांव घूम रहे हैं,
और प्रशांत किशोर ऐसे थोड़े हैं कि जो बात वो जानते हैं और कोई नहीं जानते, पर वो एक इनिशिएट किए वो एक इनिशिएट किए कि मैं ऐसे भी लोगों को जगा सकता हूँ। अब प्रशांत किशोर एक नहीं, आने वाले दिनों में कई प्रशांत किशोर खड़े होंगे। प्रशांत किशोर स्टेप मूवमेंट किए हैं, ऐसा बहुत लोग मूवमेंट करेंगे और मूवमेंट के बाद लोगों में एक, मुझे लगता है कि पॉलिटिक्स में बहुत कंपटीशन आने वाला है। वो विरासत की राजनीति अब शायद नहीं चलने वाली है कि मेरे पास 100 करोड़ रुपए है, मेरे पास 5,000 करोड़ रुपए हैं, मेरे पिताजी बड़े आदमी थे, मेरे दादाजी बड़े आदमी थे और मैं उसको कंटिन्यू करूंगा। ये चीज नहीं चलेगा, ऐसा बहुत फील्ड में हो चुका है, जैसे बिजनेस। लेकिन बिहार में जो राजनीति है वो जातिगत आधार पे चलती है। नीतीश कुमार कुर्मी के लीडर हैं, लालू यादव भी यादव के लीडर हैं, बीजेपी का अपना बैस और बहुत सारे वोट है, वोट जब बैंक है। मेन मुद्दा तो ये हट, सब नहीं चलेगा, ये सब। जो मेन मुद्दा हट जाता है तब जातिवाद होता है। एक आदमी से पूछिएगा कि आप किस जाति के हैं? मैं बताता हूँ मेरा क्या अनुभव है जाति के बारे में। मैं एक मेल हूँ और कोई एक फीमेल है, दोनों एक ही जाति के हैं, मान लीजिए मैं और मेरी वाइफ, और कहीं पे मुद्दा पे बात बहस होगा, कोई महिलाओं का शिकायत करे तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, पर मेरी वाइफ को बुरा लग जाएगी। महिला का शिकायत, तो हम्म, महिला पुरुष भी एक जाति है। आप बॉम्बे में बैठे हैं, आप बिहार से रहने वाले हैं, कोई यूपी का रहने वाला है या कोई महाराष्ट्र का रहने वाला है और बिहारियों को गाली देगा तो आप तुरंत जाग जाएंगे कि अरे मैं भी बिहारी हूँ, तो बिहारी भी एक जाति हुई। एक आदमी कम से कम 50 जातियों का रिप्रेजेंटेशन करता है। जिस जिस बात से आपको अभी मैच हो जाए भारत और किसी दूसरे देश का, तो भारत के सभी लोग भारतीय हो जाते हैं। हम्म, तो क्या होता है कि जब महत्वपूर्ण मुद्दा छूट जाता है ना, तब फिर वो वाला कास्ट आ जाता है कि हमारे बाप दादा किस जाति के थे तो हम भी उस जाति के। ये एक नीचता है बेसिकली। जाति बहुत तरह तरह का है। जैसे मान लीजिए कोई ग्रेजुएट आदमी है और उसका छोटा भाई जो है वो एकदम कम पढ़ा लिखा है, तो उन दोनों में भी वार्तालाप नहीं होती, मतलब जाति अलग हो गया। जाति बेसिकली क्लास डिफरेंस को बोलते हैं। देखेंगे डॉक्टर डॉक्टर से दोस्ती करेगा, इंजीनियर इंजीनियर से दोस्ती करेगा, लॉयर लॉयर से दोस्ती करेगा, पॉलिटिशियन पॉलिटिशियन से, पॉलिटिशियन भी एक जाति है, बिजनेसमैन भी एक जाति है। वैसे ही जब कुछ भी ना मिलता है तो हम लोग कहते हैं कि हमारे पिताजी इस जाति के थे, दादाजी इस जाति के थे, तो हम भी इस जाति के हैं। वो जब एक मूवमेंट होता है तो लोगों की जातियां बदल जाती है। अब सोचिए ना, अंग्रेजों के टाइम पे जो भारत में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ होगा या फिर जो भी अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई की होंगे, उस समय तो सभी हिंदू मुसलमान भी एक हो गए थे। सभी जात, सभी सब कास्ट, एक हो जाते हैं सभी बेसिकली। एक कास्ट हाँ, के। अन्ना हजारे का मूवमेंट था जिसमें केजरीवाल निकल के आए। वो उस समय भी कोई नहीं देखता जाति। जाति तो तब होता है जब कुछ ना बचा हो ना, तब सब लोग जाति बोलते हैं, तो वो जाति तुरंत तो टूट जाता है। इतना इतना जल्दी जो अब तक जो पिछले 15 साल 18 साल नीतीश जी का हो गया, लालू जी 15 साल किए, तो लगता है कि 30-40 साल का जो ये जातिगत मुद्दा के आधार पे ये लोग को अपने जड़ जमाए हुए थे और मुख्यमंत्री बने हुए थे, कुर्सी से चिपके हुए थे। आपको लगता है कि इस तरीके की स्थिति बनेगी कि अचानक जातिगत मुद्दा खत्म हो जाए? है कि इस बार भी, अभी भी आरक्षण के सवाल पे 60% से 75% कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो गया, हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। अब उसे आरजेडी कह रही है, जेडीएस भी कह रहे हैं कि इसको 9वीं अनुसूची में लाया जाए। नीतीश कुमार भले ही नहीं बोल रहे, लेकिन अंदर खाने उनके भी बात चल रही होगी कि अगर उनका ये सिक्का अगर चल गया होता तो उसका असर विधानसभा चुनाव पर होता। तो लगता है कि जिस तरीके से लोग जितने भी लीडर हैं उस चीज को पकड़े हुए हैं कि आरक्षण वाला मुद्दा चल जाए और अति पिछड़ा पिछड़ा का हम लोग सब बात बोल के लोगों को भंगा ले और वोट बैंक अपना बना हुआ है उस पे हमारा कब्जा हो। तो लगता है कि अचानक से ये सब समाप्त हो जाएगा। हाँ, ये आप बोल रहे हैं, उस बात को हम इत्तेफाक रखते हैं कि काफी नौजवान अब सोचने लगे हैं और इस सब तिकड़म से वो भी निकलना चाहते हैं, जातिगत मुद्दे से वो भी बाहर आना चाहते हैं और वो भी अब नौकरी खोजने लगे हैं। क्या हो रहा है उनके लिए एजुकेशन में, क्या हो रहा है उनके लिए मेडिकल फैसिलिटी क्या है, कहाँ क्या वो सरकार कर रही है, गलत सही तुरंत 2 मिनट में, जैसे आप कह रहे हैं सोशल मीडिया का जमाना है, सब लोग को पता चले।
तो अचानक लगता है कि ठीक है प्रशांत किशोर आ गए हैं तो उनका, लेकिन कहीं न कहीं वो भी नीतीश कुमार और बाकी दूसरे दलों के नेता के लिए कुछ कर चुके थे। तब वो उनके सामने भी वो कास्ट फैक्टर था और कास्ट फैक्टर को मजबूत करते हुए वो नीतीश कुमार को जीत दिलाए या फिर मोदी को जीत दिलाए, चाहे जो भी। तो लगता है कि अचानक से कुछ बदलाव होने वाला है। कास्ट केवल एजुकेशन के अब्सेंट होने का रिजल्ट है। अब आप समझिए ना, कास्ट का प्रभाव सबसे ज्यादा किस पर है। जैसे मैं ही जिस कास्ट को बिलोंग करता हूँ, जो मेरे माता पिता थे, मेरे एक जनरेशन पहले ही मेरे पिताजी उस कास्ट के लोग, जो जिस कास्ट को मैं बिलोंग करता हूँ, उस कास्ट से अलग काम करने लग गए थे। फिर मैं भी पढ़ाई वढ़ाई करके मैं गया आईआईटी बॉम्बे में, मैं पढ़ा हूँ। वहाँ पे जितने सारे मेरे दोस्त थे, किसी का मुझे कास्ट पता तक नहीं रहता था, कौन सा कास्ट का है। वो जब भी आप एक लेवल पे एंट्री मारेंगे जहाँ दिमाग काम करने लग जाता है और चीजों को बारे में पता चला है कि राइट है, रॉन्ग है, क्या है, क्या है, तो ऑब्वियसली आपका जाति तो रहेगा। अब जहां से, अब मैं बिहार का हूँ तो बिहारी मेरा एक जाति है, जिस जात में मैं पैदा हुआ हूँ वो मेरी एक जाति है, उससे थोड़ा व्यवहार विचार पे फर्क पड़ता है। लेकिन उसके अलावा मैं एक टीचर भी हूँ, मेरी एक जाति है। मैं एक आईआईटी ग्रेजुएट हूँ, आईआईटियंस का एक अलग ही जाति चलता है। आईएएस ऑफिसर्स को देखेंगे तो उनका भी एक अलग जाति चलता है, पॉलिटिशियंस का अलग जाति चलता है। तो जाति वाला चीज हावी तब हो जाता है जब सारा तंत्र टूट जाता है। मजे की बात यह है कि अपने जो पॉलिटिशियंस रहे हैं, पॉलिटिशियंस हमारे आसपास के लोग हैं, ज्यादातर पॉलिटिशियंस उतने मेधावी क्षमता वाले नहीं थे शायद। मैं ऐसे हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं उनको पहचान नहीं पाया हूँ। पर मैं जब आकलन करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि वो ज्यादातर लोग जो थे, वो एक कुछ उनका जो लाइफ का एक जो अचीवमेंट था, जैसे पुराने कई लोग थे, जैसे सुभाष चंद्र बोस थे, या गांधी जी थे, या फिर अब्दुल कलाम थे, या बहुत सारे सब लोगों को देखेंगे ना तो ये बहुत हाईली एजुकेटेड लोग थे। उनका बोलने का तरीका, उनका रहने का तरीका, उनका सोचने का तरीका अलग था। लेकिन बाकी जो अभी जैसे बिहार में है हम लोग, तो बिहार में जो पॉलिटिशियन सोचते हैं वो थोड़ा अलग सोचते हैं। पर अब इनके इनके ऊपर हावी हो रहे हैं, पता है कौन? पढ़े लिखे लोग। बिहार से हर साल 1,000 लोग आईआईटी करता है, 1,000 लोग मेडिकल करता है, आईएएस ऑफिसर्स कितना बनता है। ये सब के सब लोग अब अपने गांव में पार्टिसिपेट करने लग गए हैं, अपने गांव के लोगों से टेलीफोनिकली वीडियो कॉलिंग के थ्रू ऐसे बातचीत करता है और लोगों को समझाने की कोशिश करता है। आज मैं जो आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ, ये चीज मेरे गांव वाले भी देखेंगे, वहां पे मेरे बातों का उनका प्रभाव पड़ेगा। तो अब क्या होगा कि आप, मैं बताता हूँ आपको, एक मान लीजिए कि कास्ट ए है और कास्ट बी के बीच का झगड़ा है किसी गांव में। तो सब, ज्यादातर लोग एक ही कास्ट के हैं, उनमें गांव दो भागों में बढ़ जाता है। क्यों? एक फैमिली में तो एक ही माँ के पेट में से निकला हुआ दो बच्चा, दोनों भाइयों में पुलिस केस चलता रहता है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट करते रहते हैं। उनको समझाइएगा तो उनको तुरंत समझ में आ जाए कि वो एक फॉल्स चीज मेरे ऊपर थोपा गया था। हिंदू मुसलमान झगड़ा देख लीजिए ना, बांग्लादेश या पाकिस्तान के बीच कितना भयंकर झगड़ा हुआ था उस समय, दोनों तो मुस्लिम थे। इंडिया में लड़ेंगे तो हिंदू मुस्लिम हो जाते हैं, वो बेसिकली पॉलिटिशियंस ऐसा कर देते हैं। जाति का प्रभाव एक होता है। मैं अपने फैमिली को तो रिस्पेक्ट करूंगा, मैं जिस फैमिली से आया हूँ, शादी ब्याह भी अभी तक लगभग लगभग वैसे ही होता है। पर इसका ये मतलब नहीं कि वो सर्वोपरि चीज है। पास्ट में बहुत सारे ऐसे लीडर हुए हैं, अब्दुल कलाम तो राष्ट्रपति बने, चलिए, राष्ट्रपति तो मनोनीत किया गया पद है, कोई उनको बनाया है। पर बहुत सारे पॉलिटिशियंस ऐसे हुए जिनकी जाति के लोग नहीं है। नरेंद्र मोदी तो जिस जाति के है उसका पॉपुलेशन इंडिया में सबसे ज्यादा थोड़ी ही है। या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री है बिहार में, तो उनका जाति कितना परसेंट है? 4% आबादी का जाति है उनका। कई बार जेपी मूवमेंट हुआ था, वो बेसिकली मूवमेंट ना होता है ना तो जातियां दब जाती है। मूवमेंट नहीं होगा ना तो कुछ तो अंतिम में बचेगा ना। ये वजह मुझे लगता है। तो मुझे लग रहा है कि इन सब चीजों पे बदलाव बहुत नजदीक आ चुका है। केवल प्रशांत किशोर फैक्टर नहीं, प्रशांत किशोर को तो मैं धन्यवाद इसलिए कर रहा हूँ कि उन्होंने फुल टाइम एक मूवमेंट चालू किया, थोड़ा पैसा भी उनके पास था और आइडिया भी था, तो 100-150 लोगों का टीम रिसर्च पे लगा दिया और रोज वो बिहार का हर डेटा वो आदमी खंगाल के, और मैं उनका स्पीच सुनता हूँ। तो मैं उनका स्पीच में मुझे कुछ ज्यादा ऐसा नहीं लगता है, पर उनका जो रिसर्च टीम है वो जो जो डेटा निकाल के देता है वो डेटा मेरे लिए भी काम का है और हर कोई उसको समझ सकता है। तो लोगों को जगाने का एक तरह से वो काम कर आप समझिए कि अभी चल क्या रहा है। चल ये रहा है कि मेरे पास 10 बीघे का जमीन है, हम दो भाई हैं, हम दोनों में 5-5 बीघा बंटना था।
लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि वो 5 बीघा मैं आपको नहीं दूंगा, बदले में मैं आपका थोड़ा पैर पे वो पूजा कर दूंगा, एक धोती रख दूंगा, चरण छू लूंगा। नकली रिस्पेक्ट। असली तो मैं अगर आपका भाई होता तो मैं अपने हिस्से में से आधा आधा आपको देता ना। तो पॉलिटिशियंस जो जाति के नाम पे करते हैं ना, वो कुछ नहीं देते उनको बेसिकली। और ये अब लोग भी समझ चुके हैं। कोई कहेंगे कि कोई आवाज दे रहे हैं, जैसे लालू यादव का होता है कि उन्होंने आवाज दिया। था भी सिचुएशन ऐसा, 80% आबादी को, 20% आबादी आदमी भी नहीं समझता था। जैसे अभी कैसे आप रिक्शा पे बैठते हैं, तो रिक्शा वाला भी इसी धरती का संतान है, लेकिन आप उसको आदमी नहीं काउंट करते कि वो 30 रुपए मांगता है, बोलते 30 रुपए मांगोगे क्या, रगड़ देते ऐसे पकड़ के। वैसे 20% आबादी जो था, वो 80% आबादी को रगड़ देता था। वो समझता ही नहीं था कि ये भी कोई आदमी है। सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स के वो लोग शिकार हो गए थे। वो भी सब नहीं, उनमें जो पढ़े लिखे लोग थे वो बहुत अच्छे थे। भीमराव अंबेडकर का कहानी है, उनका जो पालन पोषण हुआ किसी ब्राह्मण के घर में हुआ है, और छुआछूत के लिए सबसे ज्यादा वही लड़े। तो सबकी प्रॉब्लम नहीं थी। वो जो 20% में से टॉप 1% जो स्कॉलर लोग हैं, उनकी कोई जाति नहीं होती। वो सबको हृदय भाव से जिंदगी जीते। मेरे भी अभी कई दोस्त हैं किस जाति को बिलोंग करते हैं, उनका कोई असर नहीं जाति पे। लेकिन ये जो मेजर आबादी है, जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, वो जाति पे बहुत फोकस करता है। लालू यादव सबको बोले कि तुम भी कम नहीं हो, चलो हम सरकार बनाते हैं। जब सरकार बनाया तो ऑब्वियसली एक निचली जाति का आदमी जब मुख्यमंत्री बनेगा, और उसका सेक्रेटरी कोई ऊपरी जाति का आदमी रहेगा, तो ऐसे जो नीचे वाले लोग हैं उनमें एक नहीं आएगा कॉन्सेप्ट कि भाई जाति कुछ नहीं होता है। हमारा जाति का आदमी, अब मांझी जी हैं, जीतन राम मांझी, तो मांझी तो और भी एसटी कैटेगरी में आता है बिहार में। अब मांझी जी अगर मुख्यमंत्री बनेंगे, और उनका अगर सेक्रेटरी कोई एकदम अपर क्लास का आदमी, ब्राह्मण जाति का कोई होगा, तो ब्राह्मण वो फाइल जब ऐसे पकड़ाएगा और नमस्ते करेगा, तो उससे मांझी जाति के लोग भी थोड़ा ऐसा समझेंगे कि ओ, हम भी कम नहीं है यार, हम हमारा भी रिस्पेक्ट है। ये चीज लालू यादव ने तोड़ा। पर खाली यही थोड़े चाहिए, रोज तो लाइफ में जीवन में जरूरतें हैं ना, ABCD ऐसे करके। उसको तोड़ के फिर नीतीश कुमार आया कि भाई लालू यादव के टाइम में सारा जो ये तंत्र है बिहार का सब बर्बाद हो चुका है। उनका सोशल जस्टिस का कॉन्सेप्ट था, तो डेवलपमेंट था भी नहीं। और मे भी शायद बहुत फंस गए थे घोटाले का। उन पे आरोप लगता है कि ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। मैं तो बताता हूँ कि बिहार में अगर 2.5 लाख करोड़ का बजट है, तो 1.5 लाख 1.25 लाख करोड़ का घपला होता है। कोई ना कोई तो चुरा ही रहा है ना। कोई ना कोई चुरा है। अब एक एक चोरी करता हुआ पकड़ा गया, अच्छा बदनाम बुरा ऐसे करके एक कॉन्सेप्ट होता है। या कोई चोरी इतना स्मार्टली कर रहा है कि पकड़ा नहीं जा रहा है, और कोई छोटा भी चोरी किया तो पकड़ा गया, तो बदनाम बदनाम हो गया। अभी सोचिए ना, कल ही परसों में टीवी में देख रहा था, वो बिहार सरकार स्कूल में बच्चों को बैग बांट रही है। 1200 रुपये उसका बजट शायद बना है पर बैग का, कि 1000 रुपये। मैं सुना ही था उस पे टीवी पे। और वो बैग का कीमत 120 रुपये। और ऑब्वियसली हम लोग बैग बांटते हैं, हमारा तो कोचिंग है, 1.5 लाख रुपए का फी लेते हैं हम लोग, तो बैग बहुत शानदार देते हैं। तो भी हमारा बैग 400 रुपये का था, और एकदम शानदार क्वालिटी का, 2 साल 3 साल 5 साल कुछ फटने वाला नहीं है। 600 700 रुपये में तो वाइल्ड क्राफ्ट का बैग आता है, और वो 1200 रुपये का बैग दे रहे हैं जो 120 रुपये का है। तो वो कौन चुराया? 1180 रुपये कौन चुराया? जरूर कोई ना कोई चुराया, पैसा उड़ तो नहीं जाएगा। तो ऐसे करके मैं भी लालू यादव का हम देखे कि वो 93 94 में ही तो उनके पीछे वो बेचारा घोटाला और ये सब लग के वो सब दिन तो केस ही लड़ते रहे, कभी जेल में कभी ऐसे। मैं भी उनका साइकोलॉजी हो गया होगा कि पहले हम तो बचे तब दोनों लोगों को बचाए। इसी सब चीजों को करके तो नीतीश कुमार आए। नीतीश कुमार आए तो बिहार में बहुत सारा जो तंत्र था उसको चालू किए, ऐसा किए वैसे किए। फिर फिर भी इतना दिन तक वो टिक नहीं पाते, लेकिन उनका राजनीतिक जो एक ज्ञान है शायद अच्छा है। वो समय पहचान जाते हैं कि अब किसके साथ रहना है और अब किसके साथ जाना है। शायद उनको बोलते भी है कि वो फुल टाइम पॉलिटिशियन है, और सब तरह का तंत्र अपना लगाते हैं कैसे उनको सरवाइव करना है। तो इसकी वजह से वो इतने साल टिक गए। पर कोई भी चीज बहुत लंबा नहीं चलता, 10 साल में दशा बदल जाता है। डिकेड हो गया 1990 से लेके 2025 तक, ये पूरा कार्यकाल कभी न कभी देखेंगे तो कुछ न कुछ चीजों पे चल रहा है। तो अभी एक बहुत ड्रास्टिक चेंज मुझे दिखाई पड़ता है। मे बी मैं सही नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो तूफान है, जैसे एक तूफान ने इन कांग्रेस को गिरा दिया था 2014 में। अन्ना हजारे का था, केजरीवाल जैसा आदमी जिनका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं था, वो शीला दीक्षित को हरा देते हैं। पिछली बार भी आप देखे होंगे, पुष्पम प्रिया करके एक लड़की आई थी, वो नेक्स्ट CM बिहार बोलती थी।
पर उसमें गड़बड़ी क्या था, उसका जो प्रोफाइल मुझे दिखता है वो खुद ही उतनी कुछ पॉलिटिक्स को समझती नहीं थी। उसके पीछे कुछ लोग थे शायद, वो उसको बोलते होंगे कि आप ऐसे कर, और वो एक विधायक की भी शायद बेटी थी। तो पॉलिटिकल थोड़ा जान पहचान भले होगा, लेकिन वो एक डेप्थ, जो एक सोचना होता है जिसमें आप लीड कर सकते हैं, ऐसा कुछ लीडरशिप ना उनके स्पीच में मुझे दिखाई पड़ता था। अब शिकायत करना, किसी को गाली देना, ये करना तो कोई भी कर देगा। तो मुझे लगता है कि वो अपनी महत्वाकांक्षा में उन्हें लगा कि मैं एक लड़की हूँ, उन्होंने ये भी बोला कि मैं लंदन से रहने वाला हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पहले जैसा नहीं कि लंदन में रहने वाला आदमी को बहुत है, पटना में 100 150 तो मेरे स्टूडेंट हैं जो अभी लंदन और अमेरिका में रहते हैं, पटना के सब रहने वाले हैं। किस गांव में आप अपने इलाके में भी देखिएगा तो 10 आदमी मिल जाएगा जो अमेरिका में और लंदन में रहता है। तो वहाँ तो अच्छे पोस्ट हाँ, तो उन्होंने एक पोजीशन बनाया था कि मैं लंदन में रहती हूँ, तो उनको लग रहा था कि लंदन में रहती है तो बहुत तेज तर्रार होगी, और ऐसे करके उनको लगता था कि मैं बना लूंगा एक समूह, नेक्स्ट सीएम, अखबार में एडवर्टाइज एडवर्टाइज करना, खूब जगह जगह पे घूमना, अपना एक जिस तरीके का एक उन्होंने सीन क्रिएट किया, शायद उनके अंदर वो ऊपर ऊपर तो उन्होंने एक पेंटिंग किया था अच्छा, पर अंदर वो सब खोखला होने से उनको कुछ भी मिला नहीं। पर प्रशांत किशोर में ये बात नहीं है। प्रशांत किशोर का पॉलिटिकल बैकग्राउंड देखेंगे, भले वो दावा करते कि मैंने प्रधानमंत्री को जिताया, कोई भला प्रधानमंत्री को जिता नहीं सकता। ऐसा होता तो फिर इस बार वो राहुल गांधी को जिता दिए होते, है ना। वो बिहार में मुख्यमंत्री बनाया नीतीश कुमार को, वो ऐसा होता तो फिर अभी वो उनको हायर कर लेते बीजेपी वाले और उसको मुख्यमंत्री बना देते। वो ठीक है, एक टीम में वो काम करते हैं, और काम करने से उनको एक इंफॉर्मेशन और एक समझ तो है ही कि पॉलिटिकल पार्टियां कैसे काम करती है। और वो उनके पास एक टीम भी है, एक कंपनी भी चलाते थे पहले, हो फंड की भी कमी नहीं है, और फंड की कमी भला होगी भी कैसे। अभी बिहार के सिनारियो में जो सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण बात है, बिहार में अगर आप रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं और आप ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट को दाव पे नहीं लगाए हैं, जो थोड़ा इज्जतदार आदमी है, अगर आप आईआईटी ग्रेजुएट हैं, आप एक एमबीबीएस डॉक्टर हैं, आप एक बहुत उम्दे किस्म के ज्ञानी और दिमागदार आदमी हैं। ज्ञानी और दिमागदार आदमी सेल्फ रिस्पेक्ट वाला होता है, किसी के सामने वो चमचागिरी नहीं करता है। तो उसकी क्या हैसियत है बिहार में, जरा देख लीजिए। किसी भी सड़े गले पर्सनालिटी वाले नेता से, अब नीतीश कुमार तो खूब पढ़े लिखे नेताओं में उनका नाम शामिल है, लेकिन उनका बैकग्राउंड क्या है, एनआईटी पटना से पढ़े हुए हैं। एनआईटी पटना किस लेवल का कॉलेज है पूरे भारत में? कुछ लेवल का नहीं, 100 रैंक भी नहीं आएगा एनआईटी पटना का भारत में। कोई आईआईएम ग्रेजुएट है, एक आईएएस ऑफिसर का जो एक एकेडमिक लेवल है, और एक एनआईटी पटना ग्रेजुएट का एकेडमिक लेवल है, दोनों में फर्क है। पर क्या होता है कि चूंकि उनके पास पावर है, बहुत कुछ है, तो वो एकेडमिशियंस हो चाहे कोई ग्रेजुएट हो, वो उसके उसके सामने वो कुछ वैल्यू नहीं करते। फिर भी नीतीश कुमार वैल्यू करते हैं, क्योंकि वो कम से कम एक ग्रेड 2 कॉलेज के पास आउट है और साइंस से उनका अच्छा ताल्लुक रहा होगा। लेकिन बाकी पॉलिटिकल पार्टियों का देख लीजिए, कोई तो अपने कॉलेज में रंगदारी करता था, तो कोई तो बालू ढोता था, तो कोई तो कुछ करता था, उनके सामने पढ़े लिखे लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। तो प्रशांत किशोर का नजर, अभी मैं गया हूँ उनकी पॉलिटिकल मीटिंग, देखा समझा सब चीजों को, वो भी सभी बिहार में लगभग 1000 और 800 की संख्या आईएएस आईपीएस रिटायर्ड लोग हैं, जिन्हें कोई पूछता नहीं। क्यों नहीं पूछता? क्योंकि वो सेल्फ रिस्पेक्ट में है, किसी के सामने नॉलेज से तो बहुत आगे हैं वो। लेकिन मान लीजिए कि आप ताश का पत्ता में देखिए तो आप गुलाम हैं, लेकिन गुलाम जो किंग होता है, किंग है लेकिन रंग कलर किसी ने बनाया दूसरे कलर का, तो आपका किंग को उसका सत्ता मार देगा। तो एक आईएएस ऑफिसर बहुत ज्ञानी है, एक आईआईटीएन, एक डॉक्टर बहुत ज्ञानी है, लेकिन वो उसका कलर नहीं बना हुआ है। तो एक पॉलिटिकल आदमी जो बहुत उतना नॉलेजेबल नहीं है, फिर भी उसको उसका बात सुनना पड़ेगा। कैसे एक मिनिस्टर का बात उसका सेक्रेटरी सुनता है, सेक्रेटरी कई बार उसकी बातों पे हंस देता है कि मंत्री साहब क्या बोल रहे हैं। तो इस तरीके से प्रशांत किशोर उस चीज में मुझे लगता है सक्षम हो जाएंगे। और ये जो 1000 लोग आईएएस आईपीएस जो रिटायर्ड हैं, इनके पास रिसोर्स भी है, इंफॉर्मेशन भी है, बिहार के जिले जिले में इनकी पोस्टिंग हुई, कौन सा बात राज है जो ये लोग नहीं जानते। ये बिहार का एक हजारों हजार की संख्या में बेंगलोर में, मुंबई में, दिल्ली में लोग नौकरी करते हैं, आईटी सेक्टर में है, कंसल्टेंट है, कोई आईआईटी से पास आउट है, कोई आईआईएम से पास आउट है। वो अपने बिहार आने से उनको कोई मन नहीं लगता, उनको यहाँ पे कोई कनेक्शन दिखाई नहीं पड़ता। ज्यादातर लोग तो छोड़ चुके हैं बिहार को,
उन सबको प्रशांत किशोर कनेक्ट करने में सफल हो जाएंगे और सब इंटरेस्ट लेगा और जरूरत पड़ा तो लाख लाख 10 लाख रुपए उनको चंदा भी देगा, जैसे कि अरविंद केजरीवाल को मिला था। पहले एक टाइम था कि अगर आप इंडियन है, IIT IIM से पास आउट है, तो आपको अमेरिका के सिवा कोई जगह नहीं, इंडिया में मत आइए, यहाँ से भूल जाइए। और अरविंद केजरीवाल ने सबको सपना दिखाया कि मैं तुम्हें भारत में इज्जत दिलाऊंगा, और भयंकर चंदा मिला था अरविंद केजरीवाल को। भारत देश के बाहर लोग भी चंदा दिए थे, इंडिया वाले भी दिए थे, मैं खुद डोनेट किया था अरविंद केजरीवाल को, मुझे लगता था भारत बदलने वाला है। पर सिचुएशन ऐसा नहीं हुआ, अरविंद केजरीवाल शायद बदल गया। अभी प्रशांत किशोर से भी लोग बोलते हैं कि बदल गया, कि वो बदल जाएंगे कि नहीं बदलेंगे इसमें किसी को नहीं पता। तो मुझे जो प्रशांत किशोर में दिखाई पड़ता है कि एक आदमी जो कि एक टीम के साथ है, एक आदमी जिसके पास पैसे भी है, एक आदमी जो 10 साल बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का सब रंग रूप देख चुका है, वो सब चीज जानता है और वो कनेक्ट कर लेगा सारे इंटेलेक्चुअल को। और एक फौज अगर उसने बना लिया 50,000 लोगों को, और 50,000 में अगर 5,000 भी इंटेलेक्चुअल है, हर इंटेलेक्चुअल 5,000 10,000 लोगों में सेलिब्रिटी होता है। मैं एक टीचर हूँ, 15 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरा भी फेसबुक देखिएगा, 5,000 फ्रेंड लिस्ट कब का पार हो चुका है। अगर दूसरा अकाउंट रहता तो भी 5,000 पार हो जाता। 5,000 से ज्यादा तो बच्चों को मैं पढ़ा चुका हूँ, उनके माता पिता भाई बहन कितने दोस्त होते हैं। तो अगर कोई कनेक्ट कर लेता है 20,000 10,000 इंटेलेक्चुअल लोगों का, इंटेलेक्चुअल लोग सेलिब्रिटी होता है, अपने इलाके का सेलिब्रिटी होता है, उन सबको अगर वो कलेक्ट कर देना, तो उनको धन की कमी होगी और ना ही उनको लोगों की कमी होगी, और मे बी ये गेम चेंजर मुझे दिखाई पड़ता है। ऐसा गेम चेंजर मैं केवल प्रशांत किशोर को नहीं बोल रहा हूँ, और कई लोग हैं, पर वो एक इनिशिएशन किया हुआ डायरेक्शन है। जैसे हम लोग कुछ करेंगे, अभी आज से स्टार्ट करेंगे, प्रशांत किशोर का 10 साल से स्टार्ट किया हुआ, वो सब कुछ है, रिसोर्सेज भी है, करोड़ों रुपए का बैकअप भी है, मैन पावर भी है, टीम बना हुआ है, और लोगों से कनेक्ट। अभी आप प्रशांत किशोर का जरा सा देख लीजिए टाइम टेबल और क्या है। वो हर दिन वो 100 मीटिंग, 100 लोगों का, 200 लोगों का, इंटेलेक्चुअल लोगों का मीटिंग करता है। सभा तो अलग चीज है, हर दिन पटना आके तो उसको बुलाना, सबको फोन आता है, यहाँ पे मीटिंग है, बापू सभागार में मीटिंग किया, यहाँ किया, वहां किया। जो लोग बाहर हैं उनको जूम के थ्रू कनेक्ट कर रहा है, जो अमेरिका में उनको भी जूम के थ्रू कनेक्ट कर रहा है। बिहार एक बड़ा राज्य है, और बाहर से पलायन किया हुआ लोगों की संख्या कई लाख है। 10 लाख तो सुनते मुंबई में बिहारी रहते हैं, 50 लाख संख्या जो बिहार से बाहर है। अगर वो 50 लाख में से 10-20% लोगों को भी प्रभावित करने में प्रशांत किशोर सफल हो गया, तो बिहार में 1 करोड़ वोट ला सकता है। वो एक बड़ा गेम चेंजर हो सकता है, पर ये सब संभावना है, असली तो रिजल्ट आने के बाद। चलिए, तो कुल मिलाकर हम इसको पैकअप करेंगे, आज लंबा हो गया है, लेकिन एक तरह से कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर आने वाले समय में नीतीश, लालू यादव और बीजेपी के लिए सरदर्द बनने वाली है, और 2 अक्टूबर को वो अपनी पार्टी की घोषणा भी प्रशांत किशोर करने वाले हैं। अब देखने वाली बात यह होगी क्या 2025 में उनका कितना जादू चलता है, और लोग कितने कितने को वो कनेक्ट कर पाते हैं। और वास्तविक में बिहार में जिस तरीके से लालू यादव का ऑप्शन में नीतीश कुमार आए थे, और नीतीश कुमार और लालू सभी लोग से जब मन उब जाता है, तो क्या वास्तविक प्रशांत किशोर सामने विकल्प बनकर आते हैं कि नहीं। फिर किसी और टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे, तब तक आपको सर नमस्कार। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।